हेलो माय चैंपियंस, विजय आदर्श की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर कि वो नोट्स नहीं मिल रहे। मैं फिर आपसे माफ़ी चाहूँगा कि नोट्स में कुछ मेरी तरफ से डिले हो रहा है, बट बहुत जल्दी ये सभी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। जो बच्चे नए हैं उनको बता दूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लोग लिंक देते हैं, उस लिंक पे आप जाके नोट्स देख सकते हैं। होप सो आपको क्लासेस बहुत इंटरेस्टिंग लग रही होंगी। नीचे कमेंट में मुझे बताइए, बहुत सारे बच्चे मुझे बताते हैं, अच्छा लगता है। आज जो बात कर रहे हैं हम लोग, वो बात कर रहे हैं स्टॉक और इन्वेंटरी की। आज बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करने वाले हैं, जो बिजनेस में, जो बिजनेस के जो टर्म्स हैं उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे स्टॉक और इन्वेंटरी क्या होता है, जनरली आपको पता है, जो परचून के दुकान वाले के पास जितना बिस्किट आज रखा है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जितना स्टॉक रखा है, दिस इज कॉल्ड स्टॉक। तो स्टॉक क्या है? गुड्स हेल्ड बाय बिजनेस। जो बिजनेस के पास गुड्स होता है, दिस इज कॉल्ड स्टॉक। अब जैसे मान लो एक फर्नीचर बनाने वाला है, उसके पास ये लकड़ी का सामान जो है वो एक तरीके का स्टॉक है। इवन ये जो बना के रखता है वो भी एक स्टॉक का पार्ट है, बट एक कच्चे माल का स्टॉक है, ये बने हुए माल का स्टॉक है ना। अगर वैसे बात करें, इन अदर वर्ड्स, वैल्यू ऑफ गुड्स लाइंग अनसोल्ड और अनयूज, मतलब अभी बिका नहीं है, बिना बिका हुआ है, दिस इज कॉल्ड, एक तरीके से इसको बोलते हैं स्टॉक। बट स्टॉक जो है दो तरीके का हो सकता है, ओपनिंग और क्लोजिंग। ये मान के चलते हैं कि 1/4/2019 को ओपनिंग में ये वैल्यू थी और क्लोजिंग में ये वैल्यू थी। तो ओपनिंग में इतना स्टॉक पड़ा था मान लो, और क्लोजिंग में ये, तो एक ओपनिंग में कितना था और क्लोजिंग में कितना है। जैसे महीने के स्टार्टिंग में मान के चलते हैं कि एक दुकानदार है जिसने बहुत सारा माल भरा। अब वो मान लो 10 बैग आटे का लेके आया, परचून की दुकान है, 10 मैंने कम बोल दिया, ज़्यादा मिले, 50 बैग आटे का लेके आया और महीने के एंड में 10 बैग बच गया। तो इसका मतलब 50 बैग लाया था, 10 बैग बचा, तो 40 बिक गया। शुरू में 50 था, एंड में 10 है। इसको बोलते हैं ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक क्या होता है जी? तो अनसोल्ड स्टॉक और स्टॉक इन हैंड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, और क्लोजिंग का मतलब है एंड ऑफ द ईयर, जो एंड में होता है। यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है कि क्लोजिंग स्टॉक जो होता है, इस साल का क्लोजिंग स्टॉक वो अगले साल का ओपनिंग है। जैसे आज शाम में कितना माल रखा है, वो कल सुबह का ओपनिंग स्टॉक होगा। वही बात है यहाँ पे भी है कि ओपनिंग और क्लोजिंग, मतलब जो साल के शुरुआत में होता है उसको ओपनिंग बोलते हैं, जो साल के एंड में होता है उसको बोलते हैं क्लोजिंग। इसके बाद है यहाँ पे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये वर्ड पीछे भी आया था, बट थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे पढ़ाते हैं तो हमसे, हमारे पास जो आती है वो फीस आती है। फीस कैसे आती है? लोग हमारे वीडियो मतलब स्टूडेंट जो है वीडियो लेक्चर बाई करते हैं, जिनको स्टार्टिंग से पूरा कोर्स एक ही बार में चाहिए, हमारी वेबसाइट स्टे लर्निंग पे जाते हैं या विजय आदर्श पे जाते हैं और हमें फीस पे करते हैं। तो ये जो फीस हमारे पास आया वो रेवेन्यू है एक तरीके से, और हमारा जो वर्क है वो टीचिंग है। तो इससे जो फीस आया, दिस इज कॉल्ड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मींस रेवेन्यू अर्न बाय द एंटरप्राइज, मतलब एक एंटरप्राइज ने कितना पैसा अर्न किया फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, मतलब अपनी जो उनकी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है उससे जो पैसा अर्न किया, दिस इज कॉल्ड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे सामान बेच देना या कोई सर्विस, जैसे हम लोग अपनी सर्विस सेल करते हैं, कोई किसी ने पैसा ब्याज पे दिया तो उसको इंटरेस्ट मिला, या किसी ने अपने हिस्सेदारी, मतलब अपने बिजनेस में किसी को हिस्से पे रखा है और उसने क्योंकि पैसा लगा रखा है तो उसको प्रॉफिट का हिस्सा दिया, डिविडेंड बोलते हैं, आगे चल के बात करेंगे हम इसके बारे में। दिस इज कॉल्ड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी बताया कि मान लो एक टमाटर सेलर है जो टमाटर मंडी से खरीद के लेके आता है और बेचता है, तो टमाटर बेचने से जो पैसा आएगा उसको बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्योंकि काम किस चीज का कर रहा है? टमाटर बेचने का कर रहा है। तो ये जो पैसा आएगा इसको बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो दो कॉन्सेप्ट अभी क्लियर किया, जो पीछे अभी पढ़ा हमने और ये जो अभी पढ़ा हमने, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। पहले वाला पढ़ा स्टॉक क्या होता है, ओपनिंग क्लोजिंग के बारे में डिस्कशन की, और अभी हमने बात किया यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बारे में। जो अगला है यहाँ पे, अच्छा इसमें एग्जाम्पल भी बताया हमने, तो वो क्लियर हो चुका है। अगला है हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल। इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझना, नहीं तो आगे चलकर बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है? ट्रेड रिसीवेबल को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पहले इसको समझो। लेकिन वो पैसा जो अभी हमें मार्केट से कलेक्ट करना है, मतलब हमने किसी को उधार माल बेचा है और वहां से पैसा आना है, दिस इज कॉल्ड ट्रेड रिसीवेबल। तो मतलब इट रेफर्स टू द अमाउंट रिसीवेबल फॉर सेल ऑफ गुड्स sold or services rendered in the normal course of business is called trade receivable। इसको trade receivable बोलते हैं। ट्रेड रिसीवेबल जो है वो दो तरीके से होता है, एक होता है डेटर, एक होता है बीआर। दो कैटेगरी में होता है, एक होता है डेटर, एक होता है बीआर। समझो डेटर क्या होता है? डेटर वो बंदा होता है जिसको हमने उधार माल बेचा है, दिस इज कॉल्ड डेटर। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बताया हमने
कि जैसे मान लो मुरारी लाल है, अब मुरारी लाल ने रामलाल को उधार माल बेच दिया, मुरारी लाल ने रामलाल को उधार माल बेच दिया, और मतलब जो रामलाल है वो कहता है कि मैं जो इस पैसे को अगले महीने पे करूंगा, या यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया कि 60 दिन बाद पे करेगा, मतलब 2 महीने बाद पे करेगा। तो राम पॉइंट पे नोटेड, रामलाल के लिए जो दुकानदार है उसके लिए जो सामने वाला बंदा है वो डेटर कहलाएगा। मैंने मान लो मेरी एक दुकान है, मैंने किसी सामने वाले को उधार पे माल बेचा, तो सामने वाला बंदा मेरा डेटर है, सामने वाला बंदा मेरा डेटर है, समझ गए? तो इसको बोलते हैं डेटर। तो डेटर D4 डेटर D4 देना, वर्ड याद रखना, D4 डेटर D4 देना। जिस बंदे को हमने उधार माल बेचा है वो सामने वाला बंदा हमारे लिए डेटर है, समझ गए? तो D4 देना, D4 डेटर, इसको डेटर बोलते हैं। बहुत कंफ्यूजन होती है लोगों को, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है। तो डेटर इज अ पर्सन और अ फर्म टू हुम goods have been sold or services rendered on credit and payment has not yet been received, मतलब अभी तक हमने उसे रिसीव नहीं किया है। नाउ अगला जो वर्ड है वो बी आर है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को यहां से समझने के बजाय इसको इससे समझते हैं। जो सामान बेचते हैं ना वो दो तरीके से बेचते हैं, कैश में बेचते हैं, उधार में बेचते हैं। कैश में बेचते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, मान लो आप दुकान पे जाते हो, दुकानदार आपको कब याद रखेगा? जब आप उधार पे माल लेते हो, नहीं तो क्या रखना है, दुआ सलाम हुई और टाटा बाय बाय, बात खत्म हो गई। लेकिन आप उससे 10 रुपये का सामान ले आओ, अगले दिन जाओगे तो बोलोगे वो 10 रुपये का जो सामान लेके गए थे वो उसके पैसे तो दे दो, अगर उधार लिया होगा आपने तो उधार पे माल बेचते हैं। अब मान लो इसने यहाँ पे मुरारी लाल ने इसको सामान दे दिया और इसने बोला कि मैं जो है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद पैसे दूंगा, यहाँ तक तो चलो समझ में आता है। तो ये जो बंदा बायर है ये मुरारी लाल के लिए अगर मान लो कहता है कि मैं 60 दिन बाद पैसे दूंगा, तो मुरारी लाल के लिए सामने वाला बंदा डेटर है। अब यहीं पे मान लेते हैं दूसरी सिचुएशन समझते हैं। मुरारी लाल मान लो विजय लाल को अच्छी तरीके से नहीं जानता और यहाँ पे जो सिचुएशन हुई, इसने इसको सामान बेचा और उसी समय एक लेटर लिखवा लिया, एक नोट लिखवा लिया, उसमें विजय लाल कहता मतलब नोट लिखवा लिया और मुरारी लाल ने उस पर लिखा कि भाई तुम वादा करो, उसके बिहाफ में लिखता है कि वादा करो कि मैं तुम मुझे इतने महीने बाद पैसे दे दोगे। वो कहता है हाँ ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि इतने महीने बाद पैसे दे दूंगा। इसकी पूरी डिटेल चर्चा एक चैप्टर है आगे चल के, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वहाँ बताऊंगा, अभी डिटेल में चर्चा नहीं कर रहा, थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ, बट समझ में आएगा और पता चलेगा कि हाँ ये होता है। तो मुरारी लाल ने सामने वाले को एक बिल लिखा, मतलब एक बीआर लिखा, उसको बीआर बोलते हैं, जो लेटर होता है एक तरीके से नोट होता है उसको बीआर बोलते हैं। तो सामने वाले को दे दिया, सामने वाले ने क्या किया, उसने बोला ठीक है मैं आपको 2 महीने बाद पैसे दे दूंगा। जब हमने उसको बेचा तो वो डेटर था, लेकिन जब हमने इससे नोट पे सिग्नेचर करवा लिए, स्टैंप लगवा लिया और वो अपने पास रख लिया एज अ प्रूफ कि कल को बंदा सामने वाला पैसे देगा, इसको बोलते हैं हम लोग बीआर। तो सामने वाला बंदा अब डेटर की कैटेगरी से हटकर बीआर की कैटेगरी में आ जाएगा। जब हमने सामान बेचा, उधार पे बेचा, सामने वाला बंदा डेटर है, डेटर ने एक नोट एक्सेप्ट किया कि हाँ ठीक है मैं वादा करता हूं 2 महीने बाद आपको पैसे दे दूंगा। वो जो नोट है, जो पेपर है, वो एक प्रूफ के तौर पे कि कल को सामने वाला बंदा पैसे नहीं देगा, हम कोर्ट में जा सकते हैं, कल को मुझे पैसे की पहले जरूरत पड़ गई तो मैं अपने बैंक में जाऊंगा और इसको एज अ गारंटी या एज अ गिरवी रख के और मैं पैसे ले लूंगा, है ना। इसकी पूरी कहानी आगे चल के चैप्टर में है, बट शॉर्ट में दोबारा बता दूं तो डेटर वो बंदा होता है जिसको हमने उधार माल बेचा है, बीआर वो बंदा होता है जिसको उधार माल बेचा है लेकिन उसने बिल एक्सेप्ट कर लिया, बिल एक्सेप्ट कर लिया, अब वो डेटर की कैटेगरी से हटकर बीआर की कैटेगरी में आ गया, मेरे लिए, दुकानदार के लिए, ठीक है। इसको बोलते हैं जो अभी बताया मैंने डेटर, और इसको बोलते हैं बीआर। तो अच्छी तरीके से डेटर और बीआर का कॉन्सेप्ट आपको आ गया होगा। एक अगला है ट्रेड पेबल, जैसे अभी पीछे वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा वैसे यहाँ पे है। अब जैसे हम उधार माल बेचते हैं ऐसे उधार माल खरीदते भी तो हैं। अब जैसे परचून की दुकान वाले हैं, ये लोग होलसेलर से माल खरीदते हैं, तो होलसेलर वालों से इनकी उधारी चलती रहती है। अब यहाँ पे 2 चीजें होती है, एक होता है क्रेडिटर और एक होता है बिल्स पेबल। क्रेडिटर मतलब एक तरीके से क्रेडिटर वर्ड का मतलब है, जैसे डेटर अभी बताया D4 डेटर D4 देना, ऐसे क्रेडिटर मतलब एक तरीके से जिनसे हमने उधार माल खरीदा है, जिनसे हमने उधार माल खरीदा है। जैसे यहाँ पे बताऊं कि मुरारी लाल ने रामलाल से उधार में माल खरीदा, नहीं, मुरारी लाल ने बेचा है रामलाल को, तो रामलाल मतलब दोबारा यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट समझो, यहाँ पे मैंने एरो बदल दिया है। मुरारी लाल ने सामान बेचा रामलाल को और रामलाल भी एक तरीके से, जो मुरारी लाल है वो होलसेलर है, रामलाल रिटेलर है मान लो।
तो मुरारी लाल के लिए जो रामलाल है वो डेटर है, क्योंकि इसने माल बेचा। तो जिस बंदे का हम उधार में माल बेचते हैं वो बंदा हमारा डेटर है, लेकिन उस बंदे के लिए हम क्रेडिटर हैं। समझ गए? तो रामलाल के लिए मुरारी लाल क्रेडिटर है, जबकि मुरारी लाल के लिए रामलाल डेटर है। समझ गए? मुरारी लाल के लिए रामलाल डेटर है, जबकि रामलाल के लिए मुरारी लाल क्रेडिटर है। वही वाली बात है यार, एक सेलर होता है, एक परचेजर होता है। सामान बेचने वाला सेलर कहलाएगा तो खरीदने वाला परचेजर कहलाएगा। वही बात यहां पे भी है, जो सामने वाला बंदा है जिसको हमने उधार माल बेचा वो मेरे लिए डेटर है, लेकिन उसके लिए मैं क्रेडिटर हूं। समझ गए? तो क्रेडिटर वो बंदा होता है जिससे हमने उधार माल खरीदा है, वो सामने वाला बंदा क्रेडिटर होता है। तो मेरे को लगता है कि अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्रेडिटर क्या होता है। इसके बाद क्रेडिटर्स के बाद जो बिल्स पेबल है वो भी सेम ऐसे ही होता है कि इसमें क्या होता है बिल्स पेबल के अंदर, कि जैसे इसने मान लो इसको उधार माल बेचा, और उधार माल बेचने के बाद अब इसने क्या किया, एक बिल एक्सेप्ट कर लिया। तो मुरारी लाल के लिए, क्योंकि सामने वाले ने एक बिल एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है मैं आपको 2 महीने बाद पैसे दे दूंगा, तो मुरारी लाल के लिए, मतलब ये जो मोटू है, ये मोटू है ना, इस मोटू के लिए वो जो दाढ़ी मूछ वाला है वो डेटर है, और उस दाढ़ी मूछ वाले के लिए जो मोटू है वो क्रेडिटर है। समझ गए? अब उसने बिल एक्सेप्ट कर लिया तो पहले मतलब एक तरीके से क्या था, अब वो क्रेडिटर की कैटेगरी से हटकर अब बिल्स पेबल की कैटेगरी में आ जाएगा। मतलब इस पूरी स्टोरी को समझने के लिए कन्फ्यूजन इसलिए होती है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो नहीं समझते। मतलब अगर मैं कॉन्सेप्ट दोबारा बता दूं तो कॉन्सेप्ट में क्या होता है, ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, है ना, एक हेड है एक टेल है। देखने का नजरिया है कि आप इसको कैसे देखते हो। तो यहां पे मुरारी लाल अगर इसको बेचता है तो ये सामने वाला बंदा जो है, सामने वाला बंदा पहले देखो मैंने लिखा भी है, ये डेटर है किसके लिए, मुरारी लाल के लिए, लेकिन मुरारी लाल क्रेडिटर है विजय लाल के लिए। अब अगर मुरारी लाल ने इससे विजय लाल से एक बिल लिखवा लिया तो ये एक तरीके से बीआर की कैटेगरी में आ जाएगा, और विजय लाल के लिए जो मुरारी लाल है सामने वाला बंदा, वो बीपी की कैटेगरी में आ जाएगा। मतलब अगर मैं बेचने वाला बंदा हूं और सामने वाले को मैंने बेचा है तो सामने वाला बंदा डेटर है, अगर बिल एक्सेप्ट कर लिया तो बीआर है, उसके लिए मैं क्रेडिटर हूं, और बिल अगर मैंने उससे ले लिया तो एक तरीके से मैं बीपी की कैटेगरी में आ गया। बस इतनी सी बात है, इतना सा समझने वाली बात है, सिंपल सी सिचुएशन थी। होप सो जो भाई ये सिचुएशंस मैंने बताई है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इस चैप्टर में जो मेन कॉन्सेप्ट है वो सारे कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए। इक्के दुक्के कॉन्सेप्ट है वो आप देख सकते हो, सिंपल से कॉन्सेप्ट है, जैसे डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, पीछे डिस्कस किया था हमने पहले ही चैप्टर में, बट आगे चल के भी डिस्कस करेंगे। और प्रोप्राइटर थोड़ा बता दूं डिटेल में, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें एक दिक्कत कॉन्सेप्ट्स हैं। इनवॉइस क्या होता है, एक तरीके से बिल होता है, यहीं पे बता देता हूं। इनवॉइस क्या होता है, एक तरीके से बिल होता है। जब आप मान लो कोई सामान खरीदते हो तो बिल देता है ना आपको, वो इनवॉइस कहलाता है। तो इनवॉइस वर्ड समझ में आ गया आपको। प्रोप्राइटर जो मालिक होता है बिजनेस का उसको बोलते हैं प्रोप्राइटर है ना। तो ये एक वर्ड और नया आ गया। इसके अलावा ये छोटे मोटे वर्ड है जो नॉर्मली हैं, बाकी ये जो वर्ड थे काफी इंपॉर्टेंट थे। अगर डेटर क्रेडिटर में दोबारा से कंफ्यूजन आ रहा है तो मुझे नीचे कमेंट में बताओ, अदरवाइज इस वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देख सकते हो। इस चैप्टर में बस इतना ही, अगली क्लास में हम लोग नया चैप्टर चालू करेंगे। उम्मीद करता हूं आज वाली क्लास को आपने एंजॉय किया होगा। कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट में बताओ। मेरा रामलाल, मुरारी लाल, विजय लाल वाला एग्जाम्पल कैसा लगता है ये भी बताओ। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।